सबसे पहले हम आपको चीन के बारे में बताएंगे, जो खेल के मैदान में भी भारत के खिलाफ वैसे ही साजिश और षड्यंत्र रच रहा है जैसे युद्ध के मैदान में हमारे सैनिकों के खिलाफ करता है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने चीन पर एशियन गेम्स में भारत के खिलाड़ियों के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है और कहा है कि भारत इस मामले में चीन के खिलाफ अब ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया में बाकायदा औपचारिक रूप से शिकायत करेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है जब एक देश दूसरे देश के खिलाफ खेलों के मामले में एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शिकायत करे, और भारत ने यह तय किया है। यानी हम बॉर्डर पर तो चीन से लड़ ही रहे हैं, चीन के सैनिकों से तो लड़ ही रहे हैं, अब हमारे खिलाड़ी भी चीन के साथ लड़ रहे हैं। चीन पर आरोप है कि उसने एशियन गेम्स के दौरान कई भारतीय खिलाड़ियों को जानबूझकर निशाना बनाया और अंतिम प्रतियोगिता में चीटिंग करके उन्हें हराने की कोशिश की ताकि वो मेडल न जीत पाए। और जिन भारतीय खिलाड़ियों को चीन ने अपना निशाना बनाया यानी टारगेट किया, उनमें भारत के मशहूर एथलीट नीरज चोपड़ा का भी नाम है। नीरज चोपड़ा भी चीन के इस षड्यंत्र का शिकार हुए। चीन ने एक विलेन की तरह नीरज चोपड़ा को हराने के लिए कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और शायद नीरज चोपड़ा भी इस तरह की चीटिंग के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि खिलाड़ी जो हैं वो चीटिंग और धोखेबाजी में विश्वास नहीं रखते। कल फाइनल मुकाबले में जब नीरज चोपड़ा ने अपने पहले थ्रो के लिए प्रयास किया तो उस थ्रो को यह कहते हुए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि इस थ्रो की दूरी को चीन के जो कैमरे हैं वो नाप नहीं पाए, जबकि तस्वीरों में साफ दिख रहा था कि नीरज चोपड़ा ने अपने पहले ही प्रयास में 85 मीटर के मार्क को छू लिया था, लेकिन चीन ने कहा कि हम इस थ्रो को नाप नहीं पाए, इसलिए इसे डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। लेकिन जब अधिकारियों ने इस थ्रो को मानने से जब चीन के अधिकारियों ने इस थ्रो को मानने से इनकार कर दिया तो नीरज चोपड़ा थोड़ी देर के लिए निराश भी हुए और आशंकित भी हो गए, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह उनके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि वो इसके लिए तैयार नहीं थे। चीटिंग तो बहुत हुई हमारे खिलाड़ियों के साथ, रोकने की बड़ी कोशिश हुई, गिराने की बड़ी कोशिश हुई, लेकिन इस सब के बावजूद एशियन गेम्स के 72 वर्षों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब भारत ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। यानी आज तक के इतिहास में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है, और भारत की यही उपलब्धि चीन को पसंद नहीं आ रही। एशियन गेम्स में भारत अब तक 21 गोल्ड मेडल जीत चुका है और हम 45 देशों की इस सूची में अब चौथे स्थान पर हैं। इस सूची में 179 गोल्ड मेडल के साथ चीन पहले, 44 गोल्ड मेडल के साथ जापान दूसरे नंबर पर, 33 गोल्ड मेडल के साथ दक्षिण कोरिया तीसरे और 21 गोल्ड मेडल्स के साथ भारत चौथे स्थान पर है। और एशियन गेम्स में यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, जिसमें हमारे कुल मेडल्स की संख्या आज शाम तक 86 हो चुकी है। और अभी क्योंकि और समय है अभी एशियन गेम्स में, तो हो सकता है कि यह टैली और भी ज्यादा बेहतर होगी। इससे पहले भारत ने वर्ष 2018 में हुए एशियन गेम्स में सबसे ज्यादा 70 मेडल्स जीते थे, जिसमें 16 गोल्ड मेडल थे, लेकिन इस बार हम इससे कहीं ज्यादा जीत रहे हैं। यानी एशियन गेम्स का मेडलिस्ट एथलीट है ये। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के एक छोटे से गांव के इस कच्चे मकान में रहने वाले राम बाबू आज से कुछ वर्ष पहले तक मनरेगा योजना के तहत मजदूरी किया करते थे। ये तस्वीरें कोविड के समय की हैं, जो अब मैं आपको दिखाऊंगा, जब राम बाबू की वेटर की नौकरी चली गई थी। पहले राम बाबू वेटर थे, कोविड में नौकरी चली गई और इसके बाद वो मनरेगा योजना में मजदूरी का काम करने लगे। और उस समय उन्होंने अपने कुछ वीडियोस भी बनाए थे। इन वीडियोस को भी पहले आप जरा देखिए, बड़ी स्क्रीन पर देखिए ये खिलाड़ी। राम बाबू के परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि वो अपनी गरीबी का बहाना बनाकर अपने सपनों के पीछे भागना हमेशा के लिए छोड़ सकते थे। कह सकते थे कि इतनी गरीबी में कोई क्या सपने देखेगा, लेकिन ये सब करने की बजाय उन्होंने परिश्रम को अपना हथियार बनाया और दिन रात इतनी मेहनत की कि वो न सिर्फ एशियन गेम्स के लिए भारत की टीम में सेलेक्ट हुए, बल्कि इन खेलों में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी हमारे देश के लिए, आप सबके लिए जीता है। इसलिए इस कहानी से आप ये सीख सकते हैं कि गरीबी में एक आग होती है,
गरीबी में एक ऐसी आग होती है जो असंभव को संभव बना सकती है और राम बाबू उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। आज जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने संजय सिंह को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया तो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 2024 में लोकसभा का चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो विपक्ष के नेताओं की इस तरह से गिरफ्तारियां करवा रहे हैं, लेकिन वो न्याय की ये लड़ाई ऐसे ही लड़ते रहेंगे, वो डरेंगे नहीं, वो झुकेंगे नहीं। सर प्लीज 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 संजय जी कुछ कहेंगे अपने रेस्टोरेंट? संजय जी कुछ कहेंगे? न्याय है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए संजय जी आगे। जो कि ये तमाम नेता ये कभी नहीं चाहते कि जनता को यह पता चले कि इन्होंने किया क्या है। आज जब संजय सिंह को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया तो ईडी ने अदालत को बताया कि उसके पास ऐसे सबूत हैं जिनसे यह साबित होता है कि शराब घोटाले में संजय सिंह ने खुद भी करोड़ों रुपए लिए थे। ईडी के मुताबिक शराब घोटाले में आरोपी से सरकारी गवाह बनने वाले एक व्यापारी, शराब व्यापारी दिनेश अरोड़ा के एक कर्मचारी ने अलग अलग मौकों पर संजय सिंह को 2 करोड़ रुपए दिए थे और ये 2 करोड़ रुपए उन्हें उनके घर पर भेजे गए थे और आरोपों के मुताबिक खुद संजय सिंह ने ही ये सारा पैसा खुद रिसीव किया था, यानी ये जो डिलीवरी है पैसे की ये संजय सिंह ने स्वयं ली थी। इसके अलावा ईडी का यह भी कहना है कि ये सारा लेन देन वर्ष 2021 और 22 में हुआ था। आप ये मान लीजिए जब हमारा देश कोविड से संघर्ष कर रहा था, जब हमारे देश में आप सब लोग कोविड से संघर्ष कर रहे थे, लोग मर रहे थे, हम अपने परिवार में अपने दोस्तों को बचाने में लगे हुए थे, जब हमें यह नहीं पता था कि आगे चलकर कितने लोग जिंदा बचेंगे, उस समय आम आदमी पार्टी इस उधेड़बुन में लगी हुई थी। उस समय संजय सिंह 2-2 करोड़ रुपए की डिलीवरी अपने घर पर ले रहे थे और कल छापेमारी के दौरान ईडी ने कहा है कि उसे कुछ और सबूत भी मिले हैं जो इस मामले की जांच में अहम साबित हो सकते हैं। हालांकि यहां पर हमारा यह कहना है कि जब इतने महीनों के बाद ईडी ने छापेमारी की है तो उन्हें क्या मिला होगा। संजय सिंह के वकील का कहना है कि दिनेश अरोड़ा नाम का ये शराब व्यापारी पहले शराब घोटाले के इसी मामले में आरोपी था, लेकिन अब वो इस मामले में जमानत मिलने के बाद अचानक से सरकारी गवाह बन गया, जिससे उसकी अपनी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं। यानी एक आरोपी बिजनेसमैन जो था, पहले उसे आरोपी बनाया गया, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया और जब वो जमानत पर बाहर निकला तो वो अचानक से सरकारी गवाह बन जाता है और उस सरकारी गवाह की सारी बातें मानकर संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस गवाह की अपनी विश्वसनीयता क्या है कि यह सच ही कह रहा है, यह बड़ा सवाल है। दूसरा, अदालत ने ईडी से पूछा कि जब संजय सिंह ने अपने घर पर 2 करोड़ रुपए वर्ष 2021-22 में लिए थे तो ईडी ने संजय सिंह को इतने दिनों के बाद, अब वर्ष 2023 भी जब खत्म होने वाला है, तब गिरफ्तार क्यों किया। यह तो हम भी पूछ रहे हैं कि जब मामला इतना पुराना है और ईडी के पास सबूत भी थे, ईडी जानता भी था कि पैसे का लेन देन हुआ है, तो अभी किसका इंतजार कर रहे थे कि जब अक्टूबर का महीना आएगा 2023 में तब जाकर यह गिरफ्तारी होगी। इस पूरी बहस के बीच संजय सिंह ने भी अदालत से कुछ बातें कही हैं। उन्होंने अदालत से कहा कि अगर ईडी के आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन उनके खिलाफ इस तरह की बेबुनियाद जांच करना सही कैसे हो सकता है। इसके अलावा संजय सिंह ने जज से यह भी कहा कि वो न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, इसलिए वही बेहतर समझ सकते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। यानी संजय सिंह अदालत में यही कह रहे हैं कि उन्हें फंसाने की बहुत बड़ी साजिश हुई है। लेकिन आज मैं अपने साथ ईडी की एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट और रिमांड एप्लीकेशन की कॉपी भी लेकर आया हूं, जिसमें संजय सिंह को लेकर काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मशहूर एक्टर रणबीर कपूर के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 3 और कलाकारों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है, जिनमें मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के अलावा एक्ट्रेस हुमा कुरैशी और हिना खान का नाम है। और यह मामला है महादेव नाम के एक ऐप से जुड़ा हुआ, जिसमें ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करते हुए मुंबई समेत कई शहरों में रेड की थी और इस मामले में इस ऐप के जो मालिक हैं सौरभ चंद्राकर की भूमिका का पता चला है। ईडी के मुताबिक सौरभ चंद्राकर महादेव और उसके जैसे जो दूसरे इलीगल बैटिंग एप्स का काला कारोबार करता है
उनके लिए इन कलाकारों ने विज्ञापन किया था और आरोप है कि इसके लिए उन्होंने जो पैसा लिया वो कैश में लिया था। सौरभ चंद्राकर ने इलीगल बैटिंग के लिए जो महादेव ऐप बनाया, उस ऐप के लिए बड़े बड़े एक्टर्स जैसे शक्ति कपूर, बोमन ईरानी, डेजी शाह, बी पराग जैसे गायक और भी बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज विज्ञापन कर चुके हैं, या फिर उनकी शादी में वो जाकर परफॉर्म करके आए हैं, नाच कर आए हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये परफॉर्मेंस करने के बदले में इन सब लोगों ने जो पैसा लिया वो कैश में लिया। और इस ऐप का जो मालिक है, अभी दुबई में उसकी शादी हुई थी जिसमें उसने 200 करोड़ रुपए अपनी शादी में खर्चा किया था। और अब आप सोचिए, ये सारे जो कलाकार हैं, ये उस अपराधी, ये जूस बेचने वाला एक व्यक्ति था जो बाद में अपराधी बन गया, ये गैर कानूनी ऐप चलाता था। और हमारे देश के ये बड़े बड़े कलाकार जिन्हें आप अपना आदर्श मानते हैं, ये कुछ पैसों के लिए उसकी शादी में नाचने के लिए और गाने के लिए चले गए। और पैसा भी कैसे लिया? कैश में लिया। भारत के पास क्रिकेट के लिए दुनिया में सबसे बड़ा और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, 140 करोड़ क्रिकेट प्रेमी हैं। और हमारे देश में क्रिकेट एक धर्म बन चुका है। यहां ज्यादातर बच्चे क्रिकेट खेलकर और देखकर बड़े होते हैं। इसके बाद भी हमारा देश सिर्फ 2 बार ही क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत पाया है, एक बार वर्ष 1983 में और दूसरी बार वर्ष 2011 में। पिछले 2 वर्ल्ड कप्स में हम शुरुआती दौर में ही बाहर हो गए थे, जिससे हमारे देश के लोग बड़ा निराश हुए।